नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो साइंस से संबंधित है। और जो पहली जो टॉपिक लेंगे हम, जो रसायन विज्ञान का टॉपिक लेंगे, और ये टॉपिक होगा पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। और ये जो टॉपिक है ये न केवल आरएएस मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आगामी राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें न केवल हम विस्तृत चर्चा करेंगे बल्कि टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक जिसकी हमने शुरुआत की है उसका नाम है पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। और द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में अगर हम देखें तो द्रव्य होता क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, द्रव्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में पदार्थ या द्रव्य के रूप में उसे शामिल किया जाता है जो कोई ना कोई स्थान घेरता हो, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। अर्थात किसी भी पदार्थ या द्रव्य के लिए दो चीज़ें जरूरी है। एक चीज़ तो ये है कि उस पदार्थ का कोई ना कोई द्रव्यमान होना जरूरी है, दूसरा वह कोई ना कोई स्थान घेरे और साथ में क्या करे, यानी सभी वस्तुओं को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके। अर्थात द्रव्यमान, स्थान और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके तो उन्हें किसके श्रेणी में रखा जाता है, पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे प्रकाश है, ध्वनि है, तो इनका द्रव्यमान नहीं होता, और द्रव्यमान नहीं होता तो इन्हें पदार्थ या द्रव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जैसे लकड़ी है, जैसे वायु है, तो इनको किसकी श्रेणी में रखा जाता है, द्रव्य की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनका न केवल द्रव्यमान होता है बल्कि ये स्थान ग्रहण करने का भी कार्य करती हैं। जैसे वायु, तो वायु के अंदर है जो कई प्रकार की गैसें उपस्थित है, तो इसको गैसीय अवस्था में शामिल कर लिया जाता है, द्रव्यमान भी होता है। ठीक है। तो अगला हम बात करें, पहला तो मैंने बात कर ली कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। यानी पदार्थ या द्रव्य यानी कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अगला जो पॉइंट अपना आता है वो आता है पदार्थ के कणों की विशेषताएं, अर्थात जो द्रव्य है या जो पदार्थ है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो प्रत्येक द्रव्य है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या होती है, तो सूक्ष्म इकाई क्या हो जाएगी, परमाणु हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, और इन्हीं अति सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। इसके अलावा इन परमाणुओं के बीच या कणों के बीच अंतराण्विक बल कार्य करते हैं, और अंतराण्विक बल आकर्षण पर निर्भर करते हैं, और आकर्षण की प्रकृति अगर कमज़ोर है तो उनके बीच में स्थान ज़्यादा होता है। स्थान ज़्यादा होने के कारण अवयवी कण ज़्यादा गति से है जो ज़्यादा ऊर्जा से जो गति करते हैं। अर्थात द्रव्य की विशेषता ये हो जाएगी, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, कणों के बीच में स्थान होता है, तीसरा ये निरंतर गतिशील होते हैं, चौथा कि इनमें कणों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात पदार्थ में एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। तो ये चार विशेषताएं अपने को ध्यान में रख दी है। तो सबसे पहले हमने बात की पदार्थ क्या है, पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब बात करते हैं जो पदार्थ है या द्रव्य है उसकी अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक हैं, दो कारक हैं। एक कारक है अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतराण्विक बल कहने का मतलब जो पदार्थ है या द्रव्य है उसके जो कण हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, और उन कणों के बीच में क्या बल कार्य करता है, अंतराण्विक बल कार्य करता है। यानी कि पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही अंतराण्विक बल कहा जाता है। और ये अंतराण्विक बल जो पृथक्कारी बल लगता है उससे ज़्यादा है या बराबर है या कम है के आधार पर ही हम पदार्थ की अवस्थाओं को विभाजित करते हैं। अर्थात पहला जो पदार्थ की अवस्था को निर्धारित करता है वह पहला कौन सा कारक हो जाएगा, अंतराण्विक बल हो जाएगा। दूसरा जो कारक आता है वो कारक आता है ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। देखो, किसी भी अणु की चाल उसके ताप पर निर्भर करती है। कहने का मतलब तापमान बढ़ाते चले जाओ, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच अंतराण्विक बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। अर्थात पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने में ताप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ताप बढ़ने के साथ साथ कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे अगर हम बात करें नौसाधर है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर की गोलियां हैं या आयोडीन है, जब इनको हम गर्म करते हैं ना तो ये ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाती हैं। इसे हम सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। अर्थात तापमान के आधार पर भी हम अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ताप तथा दाब,
ताप तथा दाब की विभिन्न परिस्थितियों पर मुख्य रूप से पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में कोई भी पदार्थ किस अवस्था में रहेगा, यह पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल और ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। अंतराण्विक बलों की प्रवृत्ति अणुओं को समीप रखने की होती है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति उन कणों को तीव्रगामी बना करके पृथक करने की होती है। तो दोनों चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। देखो, अब तक हमने चर्चा की कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के साथ साथ पदार्थ की विशेषताएं क्या है, पदार्थ की विशेषताओं के साथ साथ पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो 3 चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। और पदार्थ का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 2 आधार पर किया जाता है, एक भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक आधार पर वर्गीकरण देखें तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो प्रकृति में पाई जाती हैं, 2 को बनाया जाता है, चौथी है प्लाज्मा और 5वीं हो जाएगी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 5 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। दूसरा आता है रासायनिक संगठन के आधार पर। और रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में हम तत्व व यौगिक को शामिल करते हैं, अर्थात जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है उसे तत्व कहते हैं। और जो अलग अलग परमाणु से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध के द्वारा मिलकर के बनते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। और जब एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, रासायनिक संयोजन नहीं होता है, किसी भी अनुपात में मिलकर के बनते हैं तो उन्हें मिश्रण कहते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है भौतिक आधार पर, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में तत्व, यौगिक, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण, और भौतिक वर्गीकरण में नंबर 1 लेंगे ठोस। देखो, ठोस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर हम देखें तो जो ठोस होता है उसमें अंतराण्विक बल अर्थात ठोस के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल सर्वाधिक प्रबल प्रवृत्ति का होता है। और प्रबल प्रवृत्ति के होने के कारण इसके कण पास पास में होते हैं, कणों के बीच स्थान बहुत नगण्य होता है, जिसके कारण इनका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, आयतन कम होता है, इसलिए इनका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यही कारण होता है कि ठोस पदार्थों के द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होते हैं। इस तरीके से ठोस अवस्था के गुणधर्म देखें तो ये निश्चित द्रव्यमान वाले होते हैं, आयतन और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। इनमें अंतराण्विक दूरियां क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं, क्योंकि अंतराण्विक बल या आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है तो कण बहुत ही पास पास में होते हैं। जैसे लोहा है, लकड़ी है, तो इनमें जो अंतराण्विक दूरियां क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। तीसरी विशेषताएं देखें तो उच्च अंतराण्विक बल के बारे में बात कर ली। चौथी देखें तो इनके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु तथा आयन की स्थितियां निश्चित होती हैं, और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होती है, ये असंपीड्य और कठोर होते हैं। ठोस पदार्थों का असंपीड्य और कठोर का मतलब यह है, असंपीड्य का मतलब यह है जिसमें फैलने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है ना, जिनमें अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है, तो उनके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे, तो उन्हें हम कंप्रेस्ड करके क्या कर सकते हैं, एक जगह पर ला सकते हैं। वही क्या होता है, संपीड्यता का गुण होता है। लेकिन ठोस में क्या होता है, अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है, और अंतराण्विक बल ज़्यादा होने के कारण कण क्या होंगे, पास पास होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, असंपीड्य हो जाएगा, क्योंकि उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, पहले से ही उसके कण क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। इसकी छठी विशेषता है कि ठोस पदार्थों का मुक्त प्रसार नहीं होता है। मुक्त प्रसार इसलिए नहीं होता है क्योंकि कण बहुत नज़दीक होते हैं, और नज़दीक होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रबल अंतराण्विक बल, ठीक है, स्थान भी क्या होता है, नगण्य होता है। जबकि तापीय प्रसार पर भी बहुत कम होता है, एवं दृढ़ होने के कारण इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। बहने का गुण तो इसलिए भी नहीं पाया जाता है क्योंकि अंतराण्विक बल ज़्यादा होने के कारण कणों के बीच में दूरी नगण्य होती है। अब देखें, ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। यानी ठोस, सबसे पहले बात करें ठोस का मतलब जिसमें अंतराण्विक बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अंतराण्विक बल ज़्यादा होगा तो अंतराण्विक दूरी क्या होगी, कम होगी। अंतराण्विक दूरी कम होगी तो इनका आकार व आयतन, द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा। ऐसी स्थिति में इनका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्या होंगे, कठोर होंगे, क्या होंगे, असंपीड्य होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। अगला जो आता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी ऐसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, जिनमें गलनांक व क्योतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्रिस्टल ठोस के बारे में देखें तो लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है, उनमें प्रत्येक का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है।
क्रिस्टल में देखें तो परमाणु, अणु अथवा आयनों का एक सुव्यवस्थित होता है। तो कहने का मतलब जितने भी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनमें जो अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर के जो पदार्थ बनता है उनमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है, एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें नमक, तो नमक में क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जैसे Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, एक निश्चित पैटर्न पाया जाता है। फिर आता है अगला बिंदु कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर ही द्रव में बदलते हैं। जैसे हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ये एक निश्चित तापमान पर किस में बदलेगी, द्रव में, जल में बदलेगी। फिर जल को गर्म करेंगे तो निश्चित तापमान पर किस में बदलेगी, वाष्प में बदलेगी। क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। देखो, विषम देशिक प्रकृति का मतलब ये है जब इनको प्रत्येक दिशा से देखा जाता है तो इनके भौतिकीय गुण जैसे चमक है, ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रतिरोधकता या अपवर्तनांक का जो गुण है ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसके कारण ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। अधिकतर ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए सभी धात्विक तत्व जैसे लोहा, तांबा, चांदी, अधात्विक तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन एवं यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, नेप्थलीन क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतराणिक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक आणविक हो जाएगा, एक आयनिक हो जाएगा, धात्विक हो जाएगा, सहसंयोजक हो जाएगा। इनका वक्र क्या होता है, असतत होता है। कहने का मतलब ये है, देखो, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस और असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूस। असतत इसलिए होता है जैसे मान लो बर्फ़ है, तो बर्फ़ है तो एक निश्चित तापमान पर बर्फ़ में किस में बदलेगी, जल में बदलेगी। तो जब वो निश्चित तापमान पर जैसे ही जल में बदलने लगेगी तो इसका तापमान क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, यानी एक स्थिर अवस्था पर चलता रहेगा। और ये तापमान तब तक इतना ही बना रहेगा जब तक कि पूरी बर्फ जल में ना बदल जाए, अर्थात ये स्थिर तापमान हो गया। इसी तरीके से जब जल वाष्प में बदलेगा तो वाष्प में बदलने के साथ ही तापमान स्थिर हो जाएगा और ये स्थिर तब तक रहेगा जब तक कि पूरा जल वाष्प में नहीं बदल जाता। यही कारण होता है कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनके वक्र सतत न होकर के क्या होते हैं, असतत होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोस जिनमें विषम देशिक प्रकृति का गुण पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस जिनका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है, और जिनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब बात करें एक्रिस्टलीय ठोस की, तो एक्रिस्टलीय ठोस में देखें तो इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इनमें लघु प्रास व्यवस्था पाई जाती है। इनका गलनांक अनिश्चित होता है, क्वथनांक अनिश्चित होता है, अर्थात एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में नहीं बदलते। असमान प्रकृति के कणों से बने होते हैं। इन ठोसों में अवयवी कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों की व्यवस्था केवल लघु प्रासी होती है। इस व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक देखा जाता है। एक्रिस्टलीय ठोसों की संरचना द्रव के समान होती है। एक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं और गला करके सांचे में डाले जा सकते हैं। कहने का मतलब एक्रिस्टलीय ठोस है, उनको एक निश्चित ताप परास पर क्या किया जा सकता है, इनको नरम किया जा सकता है और सांचों में डाल करके विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का, आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इनको बहने वाले द्रव या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। गर्म करने पर किसी एक तापमान पर वे क्रिस्टलीय बन जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदेशिक होती है क्योंकि भिन्न भिन्न दिशाओं में उनकी दीर्घप्रासी व्यवस्था नहीं होती है और सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास, क्योंकि एक नियमित विन्यास नहीं है, अनियमित विन्यास में होने के कारण इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कांच है, रबड़ है, अब कांच को चाहे कोई सी भी दिशा में देखेंगे तो इसके भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, इसकी चमक है जो क्या दिखाई देगी, समान दिखाई देगी। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, मोम है, ये क्या है, एक्रिस्टलीय ठोस है, क्या हो जाएगा, ये एक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अर्थात एक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने क्या देखा कि इसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। इनका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है, क्योंकि एक निश्चित तापमान पर ये है जो गर्म होंगे, एक सतत वक्र के रूप में क्या होंगे, गर्म, या सतत वक्र के रूप में क्या होंगे, ठंडा होंगे, तो इनका शीतलन वक्र क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। एक्रिस्टलीय ठोसों के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग है। एक्रिस्टलीय सिलिकॉन जैसे अनुप्रयोग की देखें तो एक्रिस्टलीय सिलिकॉन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है क्योंकि अंतरा आणविक बल कम होता है, क्योंकि इन अंतरा आणविक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण इनके बीच की दूरियां अधिक हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप इसमें बहने का गुण। सीधा सा सिंपल सी बात है कि अगर अंतराणविक बल कम होगा तो अंतराणु दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अंतराणु दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो अणु के बीच में गति बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, बहने वाली स्थिति में आ जाएगा, जिसके कारण एक्रिस्टलीय ठोसों को हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इसके अलावा देखें तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, यानी कि अतिशीतित द्रव का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे जैसे कांच, क्योंकि 100 साल पुराने घरों की खिड़कियों के शीशे नीचे से मोटे और ऊपर से पतले हो जाते हैं। कहने का मतलब जब
कई सौ सालों पहले जो हमारे मकान बनाए गए थे और उसमें शीशे की जो जालियाँ होती हैं उनमें देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मोटाई बढ़ती चली जाएगी, मोटाई बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इनको अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि इनमें अंतराणविक दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, अंतराणविक बल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण कणों की गति बढ़ जाती है। यह विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता था, इनको काटने पर इनकी सतह प्लेन नहीं होती है, खुजली होती है, इनका वक्र क्या होता है, सतत होता है। अब क्वेश्चन आता है जो आरएस मेंस में पूछा जा सकता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अंतर मैं बता देता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला अंतर तो ये हो जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस है उसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, इनके गलनांक व द्योतनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और इनको काटने पर ये दो समान समतल सतहों में विभाजित हो जाता है। ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं और इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती है, एक निश्चित पैटर्न नहीं पाया जाता। जैसे रबर है, कांच है, मिट्टी है, मोम है, ये क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व द्योतनांक भी क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। इनका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। और जब क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटा जाता है तो ये समान समतल सतहों में विभाजित नहीं होते। इस प्रकार ये अंतर है जो इसके बीच में हम लिख लेंगे, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण देख रहे थे, जिसमें हमने ठोस देखा, ठोस में देखा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब आता है द्रव। देखो, जब किसी पदार्थ में कार्य करने वाला पृथकारी बल और अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराणविक बल, तो अंतराणविक बल पृथकारी बल की तुलना में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, अत्यधिक नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा होगा तो ठोस अवस्था में हो जाएगा। तो पृथकारी बल यानी कि पृथकारी बल जो बाहरी परिस्थितियों में लगता है, जो बाहर से लगाया जाता है, जो उसमें विकृति उत्पन्न करता है। जैसे ठोसों में पृथकारी बल इतना कम होता है जिसके कारण विकृति उत्पन्न नहीं होती और वह मजबूत होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, कठोर होता है। कौन, ठोस। द्रव में क्या होता है कि द्रव में पृथकारी बल क्या होता है, ठोसों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण ये किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। यही कारण होता है कि द्रव में जो अणु हैं उनके बीच में अंतराणविक दूरी ठोसों की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। द्रव अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होती है। द्रव अवस्था में कणों का कोई निश्चित व्यवस्थापन नहीं होता, फिर भी यह कण इतने समीप होते हैं कि इनका आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब अगर हम देखें तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इन्हें जिस बर्तन में डाला जाता है उसी बर्तन का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव अवस्था में अंतराणविक बल इतने प्रबल होते हैं कि घटक कणों को एक निश्चित सीमा रेखा में बांध करके रखते हैं, किंतु ये कण इन्हीं सीमाओं के अंदर स्थानांतरित गति करते रहते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता तथा जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव पदार्थों की संपीड्यता ठोस की तरह ही कम होती है। द्रव पदार्थों में मुक्त प्रसार नहीं होता तथा तापीय प्रसार कम होता है। यह ठोसों में निम्न घनत्व के होते हैं तथा इनमें बहने का गुण पाया जाता है। दोनों में देखें तो संपीड्यता का गुण ठोसों की तुलना में द्रव में ज़्यादा होता है। ठोसों में तो नगण्य होता है, न के बराबर होता है, इसको कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, अंतराणविक बल आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। द्रव में अंतराणविक या आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो ये ठोसों की तुलना में क्या होते हैं, ज़्यादा संपीड्य होते हैं। दूसरा कि इनका जो अंतराणविक दूरी बढ़ने के कारण आयतन भी क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव का घनत्व ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अब तीसरी अवस्था की बात करें तो आती है गैस अवस्था। यह पदार्थ की सबसे सरल अवस्था है, इसमें घटक कणों के मध्य आकर्षक बल कार्य नहीं करते। कहने का मतलब पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है जिसका नाम है गैस, और गैस में यानी कि जब किसी पदार्थ में कार्य करने वाला पृथकारी बल अंतराणविक बल की तुलना में ज़्यादा होता है तो वह पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में अंतराणविक आकर्षण बल या अंतराणविक बल बहुत कम होता है, जिसके कारण कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण वह पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और गैसीय अवस्था के साथ उसके आयतन में प्रसार होता है। आयतन में प्रसार होने के साथ उसका घनत्व बहुत कम हो जाता है। इसलिए गैसों का न कोई निश्चित आकार होता है, न कोई निश्चित आयतन होता है। जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे वायु है, वायु का कोई निश्चित आकार नहीं है।
इसमें घटक कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य नहीं करता, जिससे यह कण स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए मुक्त होते हैं। इनके कणों में किसी भी स्थान को पूरी तरह से भरने की प्रवृत्ति होती है, अतः इनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। गैस अवस्था में अंतराकणीय दूरी पदार्थ की अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिकतम होती है। गैसों की संपीड्यता उच्च होती है। देखो गैसों में क्या होता है, फैलाव की प्रकृति ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनकी संपीड्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही कारण होता है ना, जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस से क्या बनाया जाता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाई जाती है। कहने का मतलब संपीड्यता का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है। गैसों की संपीड्यता उच्च होती है तथा इसी कारण दाब बढ़ाने पर इनका आयतन घटता है। इनमें अंत तक प्रसार होता है और इनका तापीय प्रसार भी उच्च होता है। गैस के अणु के बीच लगने वाले अंतराणु बलों के क्षीण होने के कारण गैसों के घनत्व कम होते हैं और गैसों के गुणों की व्याख्या उनकी मात्रा, ताप, दाब या आयतन के पदों में की जा सकती है। अगर हम देखें तो अंतराणु बल या आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ठोस में। और ठोस में हो गया तो इनका आकार और आयतन क्या हो गया, निश्चित हो गया। द्रव में क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होने के कारण इनका आयतन तो क्या हो जाता है, निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का न आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। अंतराकणीय दूरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस्म होती है गैसों में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस्म होती है ठोस में होती है। संपीड्यता का गुण देखें तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता का गुण किस्म पाया जाता है गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस्म पाया जाता है ठोस में पाया जाता है। आकार व आयतन की बात हमने कर ली, घनत्व की बात कर ली। घनत्व सबसे ज़्यादा किस्म होता है जिसका आकर्षण बल ज़्यादा होगा। आकर्षण बल ज़्यादा होगा, कणों के बीच की दूरी कम होगी। कणों के बीच की दूरी कम होगी तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि कणों को फैलने के लिए आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और घनत्व बढ़ जाएगा। तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। अगर हम देखें तो ताप के आधार पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस। ठोस ठोस को जब गर्म करते हैं तो यह किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। ठोस पिघलेगा, जैसे मान लो बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघल गई, बर्फ़ का तापमान बढ़ाए तो द्रव में पिघल गई, जिसको क्या कहते हैं, पिघलना कहते हैं। और जब द्रव ताप बढ़ाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होकर के किस में बदल जाएगा, गैस में। जैसे ठोस CO2 है, या बर्फ़ है, बर्फ़ से जल, जल से वाष्प। कई बार क्या होता है कि ठोस सीधे ही किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे जो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है, नोसादर भी कहते हैं, नेप्थलीन या कपूर की गोलियां हैं, आयोडीन है, इनको गर्म किया जाता है तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन को लेकर के RSPT 2018 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। जब गैसों का जमाव होता है और जमाव होने के बाद ये सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती हैं तो इसे निक्षेपण कहा जाता है। और गैस को अत्यधिक गर्म कर दिया जाए तो ये आयनों में विभाजित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मुक्त हो जाते हैं और यह आयनिक अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और जब गैस का संघनन होता है, संघनन होने के बाद में ये द्रव में बदलेगी और द्रव वापस जमेगा तो ये ठोस में बदलेगा, तो तापमान के आधार पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होती है। इस प्रकार से इसे हम आगे और देखेंगे। तो आगे हम बात करेंगे फिर पदार्थ की अन्य जो अवस्थाएं हैं। तो आज हमने बात की, किस किस की बात की, सबसे पहले हमने बात की पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। फिर हमने बात की कि पदार्थ की विशेषताओं के साथ साथ पदार्थ का वर्गीकरण हमने देखा। तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण देखा। भौतिक आधार पर वर्गीकरण होता है ठोस, द्रव, गैस, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में लेंगे तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। यौगिक, जिसमें अलग अलग परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के माध्यम से निर्मित होते हैं। दूसरा, जब इनका अनुपात निश्चित नहीं होता, रासायनिक संयोग नहीं होता है, तो इन्हें अशुद्ध पदार्थ के रूप में मिश्रण में शामिल किया जाता है। इसके अलावा हमने ठोस के बारे में देखा। ठोस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखा। इसके अलावा द्रव अवस्था के बारे में बात की और गैस अवस्था के बारे में बात की। अगला जो अपना टॉपिक होगा प्लाज्मा होगा। तो अब तक जो हमने देखा ये RS मेंस के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस नोट्स को है जो आप अच्छे से जो रिवाइज कर लें, अच्छे से याद कर लें। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।